क्वेश्चन है, जरा देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट, ये डिस्कशन कर चुके थे। दूसरा डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था क्या कि फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू E कर देंगे तो हमारे पास क्या पता चल जाएगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये चार्ज रखा हुआ है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। ये क्या पता चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चलता है। थर्ड पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड के बारे में बात कर लिया था, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात कर लिया था। चौथी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट अ पॉइंट चार्ज, ये डेरिवेशन हमारा हो चुका था जिसकी वैल्यू क्या आ गई थी, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करना था। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिस्कशन हमने शुरू कर लिया था और इसकी वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाल लिया था। इतनी बात हमने करी। यहीं से शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल को थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से हम स्टार्ट। इसके पहले की चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। रही बात इसके न्यूमेरिकल की, तो आज हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। कौन सा? पहला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस कर लिया था। बट सम क्वेश्चन दैट इज गिवन इन योर मॉड्यूल, जो मैंने आपको पीडीएफ भेज रखा है, उससे कुछ सवाल कराऊंगा। दूसरा, इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर स्टार्ट होगा क्या, गॉस लॉ। ठीक, तो देन वी विल स्टार्ट द गॉस लॉ टुडे। ये हमारा आज का काम पूरा रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में मैं जनरल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात मैंने करी। तो चलो देखते हैं। पहली बात, डाइपोल क्या है, आप सभी लोगों को मैंने बताया था लास्ट क्लास में। क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, आपके पास माइनस क्यू चार्ज है और इससे कुछ दूरी पर अगर एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, पोलैरिटी ऑपोजिट है और इनके बीच की दूरी क्या रखी गई, कुछ रख दी गई 2l। तो इस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, डाइपोल मोमेंट स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू q इंटू उनके बीच की दूरी 2l के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। लेकिन अगर मैं इसके डायरेक्शन के बारे में बात करूंगा तो इट्स डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन क्या होगा भाई, वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन लिया जाएगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम लोग अगर डिस्कस करना चाहें तो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ HCl, H2O एक्सेट्रा। ये कैसी क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन निकाल रहे हैं, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो डाइपोल में भी नेट डाइपोल निकालने का क्वेश्चन बन सकता है, नेट डाइपोल आपको निकालने का क्वेश्चन बन सकता है। सो आई विल डिस्कस सम क्वेश्चन ऑन नेट डाइपोल, कि नेट डाइपोल मोमेंट आप कैसे निकालोगे, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो क्या होता है, चलो एग्जांपल से समझते हैं पहले। HCl, HCl इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl, सिंगल मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl कैन बी अ डाइपोल। हाउ? आपको पता है H और Cl, Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इनके बीच में क्या होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, जिससे क्या बनेगा H, और ये हो जाएगा आपका बॉन्ड पेयर, और ये हो जाएगा Cl, और इसके ये हो जाएंगे चार्जेस। जनरली क्या डील हुई थी कि ये जो बॉन्ड पेयर होगा, दैट बॉन्ड पेयर मस्ट लाई इन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ बोथ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। बट ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज हाईली, क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। अगर कोई शिफ्टिंग होती है तो आपको पता है क्या कि किसी भी ऑब्जेक्ट से चार्ज अगर शिफ्ट होकर दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाएगा तो जो चार्ज देता है, जो डोनेट करेगा, उस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो बॉडी चार्ज को एक्सेप्ट करेगा, अपनी तरफ लेकर जाएगा, उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। बट देयर इज नॉट अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, hence there will be a charge, a very small charge, that is called partial charge. This is called partial positive charge, और क्लोरीन पर कैसा आ जाएगा बेटा, partial negative charge. But this keep in mind कि जितना चार्ज इसके पास आएगा, the same amount of charge will be carried by chlorine as well. तो क्लोरीन के पास भी उतना ही चार्ज होगा जितना किसके पास चार्ज है, हाइड्रोजन के पास चार्ज है। तो
दोनों का चार्जेस का जो अमाउंट वो सेम है और इनके बीच की दूरी इसके बॉन्ड पेयर के लेंथ बॉन्ड लेंथ के बराबर होगी। तो ये पूरा अरेंजमेंट, वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज द एक्चुअल एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस डाइपोल मोमेंट? तो नेगेटिव इधर है, इधर है, पॉजिटिव इधर है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इज दैट ओके? उसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँ किसका, H2O का, H2O वाटर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इनके बीच में यहाँ पर बॉन्ड बनता है, लेकिन सोचो ऑक्सीजन क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये क्या? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। या हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ यहाँ से ये बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा? टूवर्ड्स द ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने डाइपोल्स बन रहे हैं बेटा? कितने डाइपोल बन रहे हैं? दो, मतलब देयर आर टू पेयर्स। एक डाइपोल मोमेंट यहाँ पर होगा, दूसरा डाइपोल मोमेंट यहाँ पर होगा। बट चूंकि दोनों पर चार्ज का अमाउंट सेम है और दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम है, तो ऐसे कंडीशन में आप ये कह सकते हो क्या कि भाई ये जो डाइपोल मोमेंट है वो दोनों डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज क्या है? सेम है, इक्वल है। बोलो यार, अब इन दोनों का अगर डाइपोल मोमेंट सेम है, इनके बीच का एंगल 108 डिग्री होता है, तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज द रिजल्टेंट डाइपोल, तो यू विल से सर इन दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल और नेट डाइपोल विल बी द वेक्टर सम ऑफ both dipoles, p1 square plus p2 square plus 2p1 p2 cos theta। किन्हीं भी दो वेक्टर को जोड़ने का तरीका यही है, आपको पता ही है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? डाइपोल मोमेंट का नेट वैल्यू निकालते हैं। लेकिन अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, किस फॉर्म में लिखना चाहूँ बेटा? वेक्टर फॉर्म में। कौन सा फॉर्मूला? p का फॉर्मूला। p इन वेक्टर फॉर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, position vector of positive charge minus position vector of negative charge. This is the vector form of dipole moment. सर ऐसा कैसे आपने लिख दिया? इसको लिखने का तरीका क्या है? तो लिखने का तरीका देखो बहुत सिंपल है। जैसे आपके पास ये x एक्सिस है, दिस इज व्हाट y एक्सिस। आपके पास एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है A और दूसरे पॉइंट चार्ज कहाँ पर है? B पर है। इस पर कौन सा चार्ज है? प्लस q चार्ज है। यहाँ पर कौन सा चार्ज है? माइनस q चार्ज है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर होगा बेटा? नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना? पॉजिटिव का पोजीशन वेक्टर अगर यहाँ से देखा जाए दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय r पॉजिटिव और इसका पोजीशन वेक्टर कैसे रिलेट किया जाएगा? r नेगेटिव। तो जरा सोचो कि डायरेक्शन किस से किस डायरेक्शन में है? b से a की तरफ है। तो b से a की तरफ मतलब क्या? आपको लिखना पड़ेगा ba वेक्टर। ba वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? oa वेक्टर माइनस ob वेक्टर। याद करो पोजीशन वेक्टर मैंने लिखना सिखाया था। तो दिस ba वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय r पॉजिटिव माइनस r नेगेटिव। तो आपको क्या पता चल गया कि सर डाइपोल मोमेंट इज व्हाट? डाइपोल मोमेंट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज और क्या हो जाएगा? इनटू ba वेक्टर। ba वेक्टर है क्या? इट इज द डायरेक्शन एज वेल एज डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस। ओके, तो ba वेक्टर को क्या लिख सकते हो आप? q टाइम्स ऑफ r पॉजिटिव का पोजीशन वेक्टर माइनस r नेगेटिव का पोजीशन वेक्टर। दिस इज हाउ वी कैन राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ डाइपोल। अब वेक्टर फॉर्म ऑफ डाइपोल में यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगी, केवल पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या लिया हम लोगों ने? मैग्नीट्यूड लिया है। बोले यार बात समझ में आ गई? तो दिस इज द केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, दो सवाल यहाँ पर लगवाऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा अपने कंटिन्यूअस जो भी हम लोग का डिस्कशन चल रहा था वो। डाइपोल के बारे में इतनी बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए, ठीक है? नोट कर लो, ऐसे नोट करना। ये सब चीजें तो नोट ही की थी लास्ट क्लास में।
पास इस डाइपोल टॉपिक का पूरा एक वीडियो बना हुआ, वो मैं शेयर कर दूंगा, पिछले साल का वीडियो, उसे भी आप देख सकते हो रिवीजन करने के लिए अगर चाहोगे। फिलहाल आगे बढ़ें। नोट हो गए? चलिए अब देखो एक सवाल लिखते हैं, क्वेश्चन लिखो। देखो जरा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है लिखना। +2 माइक्रोकूलम कॉमा -1 माइक्रोकूलम एंड -1 माइक्रोकूलम charges are located at origin comma plus 2 meter on positive x-axis and plus on positive y-axis respectively. Find the net electric dipole moment. ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, क्या सॉल्यूशन होगा। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। इस पॉइंट पर चार्ज कितना लिखा हुआ? +2 माइक्रोकूलम। कह रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी पर? +2 मीटर की दूरी पर। दिस इज +2 मीटर और इस पॉइंट पर क्या रखा हुआ है? -1 माइक्रोकूलम का चार्ज। -1 माइक्रोकूलम का चार्ज, 1 माइक्रोकूलम। और यहाँ पर भी एक चार्ज रखा हुआ है, क्या? -1 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब इसको तुम O मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो अगर मानना चाहते हो तो। ठीक है, अब आपको ये ध्यान देना है कि कितने डाइपोल्स बन रहे हैं यहाँ पर। हाउ मेनी डाइपोल्स? 3 या 2? ऐसा सोचो कि अगर यहाँ पर -1 माइक्रोकूलम है तो यहाँ पर +2 माइक्रोकूलम का एक पार्ट अगर ले जाए तो 1 माइक्रोकूलम यहाँ पर हो जाएगा। तो दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव ये एक डाइपोल बना लेगा। और ऐसे ही क्या बनाएगा? +2 में से 1 माइक्रोकूलम और यहाँ पर है, वो इसके साथ अगर पेयर बना दिया जाए तो क्या बन जाएगा? 2 डाइपोल मोमेंट बन जाएगा कि नहीं बन जाएंगे? तो हम कह सकते हैं कि देयर आर 2 डाइपोल्स, है ना। तो वी कैन से देयर आर 2 डाइपोल्स। कौन कौन सा? एक जो y एक्सिस पर है, दूसरा x एक्सिस पर है। ठीक, यहाँ पर कौन सा चार्ज है? माइनस है, और यहाँ पर कौन सा चार्ज है? प्लस है। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा बेटा? इस डायरेक्शन में होगा। और इसका डायरेक्शन कहाँ पर होगा? इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा डाइपोल का। मतलब अगर ये दो डाइपोल्स की बात करें, दिस इज व्हाट P1 और दिस इज व्हाट P2। P1 की वैल्यू कितनी होगी? तो तुम कहोगे सर Q इंटू उनके बीच की दूरी 2L,
सर 2l का लेंथ कितना है जरा सोचो, 2 मीटर है। 2l की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर, और उनमें से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 माइक्रो कूलम। तो P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइक्रो कूलम इंटू 2 मीटर, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, लिखना चाहते हो तो कूलम मीटर लिख सकते हो, दैट इज व्हाट P1। इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। ऐसे P2 निकालोगे तो उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, चार्ज यहाँ पर -1 माइक्रो कूलम है, यहाँ +1 माइक्रो कूलम है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 10 टू द पावर -6, ये भी आ जाएगा। दोनों ही डाइपोल का वैल्यू क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों कितने एंगल पर काम कर रहे हैं बेटा, तो एक देखो, एक इधर की तरफ काम कर रहा है और दूसरा किधर काम कर रहा है, इधर की तरफ काम कर रहा है। ये इस डायरेक्शन में कौन है, P1, इस डायरेक्शन में कौन है, P2, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, बाय कंप्लीटिंग दिस, तो ये क्या हो जाएगा, P नेट हो जाएगा। P नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, √P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। सर P1 P2 बराबर है तो क्या आ जाएगा आंसर, P√2, और P की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 √2 इंटू 10 टू द पावर -6। दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सर व्हाट इज द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन किधर होगा बेटा, ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल अगर बराबर है तो एक्चुअल में नेट डाइपोल मोमेंट किधर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ सर ऐसे करके जैसे +2 माइक्रो का सब ओरिजिन पे, हाँ और सर -1 और जो दूसरा वाला सबसे डायगोनल को डायपोल से मल्टीप्लाई करते हैं, डायग 2l के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, सर वो भी वैसे कैसे आ जाएगा? सर 2 कूलम +2 माइक्रो को तो एक तरीके से भाग ही जाएगा। बेटा देखो, ये 2 है और ये 1 है। हमने कहा कि आप पहले से तो सोचो डाइपोल कौन बनेगा, ये -1 +1 के साथ बनेगा डाइपोल, +1 -1 के साथ डाइपोल बनेगा। अब तुम ये कहना चाह रहे हो सर 2 को और यहाँ भी इसको भी यही मान लें, ये कहना चाह रहे हो ना, ये कह रहे हो ना। तो अब सोचो अगर इसको यहाँ पर मान लिया जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों डाइपोल इसी डायरेक्शन में हो गए। सर तो फिर तो दोनों को ऐड करना पड़ जाएगा, दोनों डाइपोल सेम डायरेक्शन में। वेक्टर क्वांटिटीज है ना दोनों, तो सर दोनों अगर वेक्टर क्वांटिटी है 90 डिग्री पर लगे, उनको जोड़ने का तरीका ये है, ना कि हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। स्केलर होता तो शायद जोड़ लेते। ठीक है, अब ऐसे ही सवाल दे दिया जाए दूसरे तरीके से कैसे दिया जा सकता है, दूसरा तरीका वो भी अप्लाई करना सिखा देता हूं। अगला सवाल देखो, बता दूं? क्वेश्चन नंबर 2 लिखो इसी का, क्वेश्चन नंबर 2 लिखना, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट find the net electric dipole moment of the charges plus 2e plus 2e comma minus 2e है ना, located अच्छा minus 2e
लिखा +2e माइनस +2e and -4e located at 1, 1, 0 ब्रैकेट क्लोज, अगले ब्रैकेट में 2, -1, 0 and 3, 0, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब देखो ये सवाल है, इस सवाल को समझना सिंपल सवाल ये भी है, बस यहाँ पर क्या दे दिया गया है, उसका पोजीशन वेक्टर दे दिया गया है। तो हमारे पास क्या है भाई, देखो अगर ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, मे भी आपके पास z एक्सिस भी आपको ले लेना चाहिए, x, y और z, ठीक है। रिप्रेजेंट नहीं करना, मैं तुम्हें समझाने के लिए रिप्रेजेंट बस कर रहा हूँ। कह रहा है कौन कौन सा चार्ज है भाई, एक चार्ज है कहाँ पर, a पॉइंट पर, जिसकी वैल्यू कितनी है +2e के बराबर है। दूसरा कहाँ पर है, मान लो यहाँ पर है, क्या ये मान लो, ये b मान लो, ये कितना है, ये भी +2e है। और तीसरा चार्ज कहाँ पर है, यहाँ पर है c पॉइंट पर, जिसकी वैल्यू क्या मान लिया आपने, -4। हाउ मेनी डाइपोल्स आर फॉर्म, हाँ जी, पेयर बनाओ, पेयर, कितने पेयर्स बनेंगे, केवल 2, 2e दोनों पॉजिटिव है, ये कैसे डाइपोल बना लेंगे, समझ आ रही बात। डाइपोल के लिए क्या होना चाहिए, 2 इक्वल एंड ऑपोजिट। आपके पास क्या डाइपोल बनेगा, एक ये वाला इन दोनों के बीच में, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -2e और -2e। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा और एक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, समझ आ रही बात। लेकिन सर ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एग्जैक्टली निकालना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि ये सब इनकी वैल्यूज दी गई, क्या दिया गया जरा बताओ कोऑर्डिनेट, पहले का कोऑर्डिनेट 1, 1, 0, दूसरे का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया, -1, 0, और तीसरे का क्या दिया है, 3, 0। सर सबका क्या दिया गया है, पोजीशन वेक्टर दिया गया है। इसका मतलब क्या मैं पहला इसको मैं P1 मान लेता हूँ, सॉरी P2 इसको मान लेता हूँ, P1 इसको मान लेता हूँ, क्या मैं P1 वेक्टर लिख सकता हूँ, तो सर हाँ, हमें वेक्टर फॉर्मूला पता है, Q R पॉजिटिव वेक्टर का पोजीशन वेक्टर माइनस नेगेटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर। सर पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है, ये वाला पॉजिटिव है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, Q पोजीशन वेक्टर कितना होगा बेटा, तो ये क्या लिखा 1, 1, 0, क्या लिखा जाएगा, i कैप प्लस j कैप, 0 है तो कोई मतलब ही नहीं है उसका, माइनस r नेगेटिव, इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, देखो 3i कैप प्लस 3j कैप। q की वैल्यू कितनी दी गई है, 2e के बराबर दी गई है, और इसको अगर माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, -2i कैप -2j कैप, ठीक। तो ये आपका आ गया क्या, P1 वेक्टर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। सिंपली वी कैन गेट द P2 वेक्टर एज वेल। बताओ P2 वेक्टर क्या होगा, P2 वेक्टर, तो P2 वेक्टर के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, Q R पॉजिटिव का पोजीशन वेक्टर, R नेगेटिव का पोजीशन वेक्टर। सर R पॉजिटिव का पोजीशन वेक्टर, पॉजिटिव कहाँ है इसके लिए, B है, B का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये वाला होगा, तो क्या होगा इसका पोजीशन वेक्टर 2e, और यहाँ पर क्या होगा 2i कैप माइनस j कैप, और इसमें से माइनस किसको करना है बेटा, नेगेटिव वाला, तो वो तो 3i कैप प्लस 3j कैप है। उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2e ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या आ जाएगा, -i कैप, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4j कैप। दिस इज व्हाट P2 वेक्टर। अब आपको पता है कि अगर i कैप और j कैप के फॉर्म में वेक्टर्स लिखे होते हैं तो उनको नेट निकालने का तरीका तो बहुत आसान है, क्या, P net इज इक्वल्स टू P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। तो भाई P1 वेक्टर कितना है, 2e -2i कैप -2j कैप, और प्लस 2e -i कैप -4j कैप। 2e कॉमन ले लिया जाएगा तो क्या बचेगा, -2i कैप
माइनस 2j कैप माइनस आई कैप माइनस 4j कैप। सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा 2e, ये दोनों जोड़ोगे तो क्या होगा माइनस 3i कैप और माइनस 6j कैप। ठीक है, दिस इज व्हाट p नेट। दिस इज व्हाट p नेट वेक्टर। सर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? p नेट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2e मल्टीप्लाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा अंडर रूट 9 प्लस 36। बोलो, इसका स्क्वायर 3 का और 6 का स्क्वायर जोड़ देंगे यहाँ पर तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 45 9 4 6 5 कितना आ जाएगा 6 रूट 5। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? तो दिस इज हाउ यू कैन गेट द नेट वैल्यू ऑफ वेक्टर अगर पोजीशन फॉर्म में दिया गया है तो। सर ये क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है? बेटा पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि दिस इज वेरी बेसिक, तो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए डायगोनल मोमेंट कैसे निकालते हैं। निकाल लो एंगल। एंगल मान लो यहाँ से निकाल लो तो उससे निकलेगा नहीं एंगल। निकाल के बताऊं? देखो अगर आपको एंगल निकालना है और आपके पास क्या दिया गया है कोई वेक्टर दिया गया है दैट इज 2e ब्रैकेट में माइनस 3i कैप माइनस 6j कैप। 2e चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस 6e i कैप और क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6 टू द 12 e j कैप। यही तो वेक्टर है। अगर आपसे कोई पूछे कि सर इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दो एक्स वाई प्लेन में ही है तो बताओ x का कंपोनेंट कितना है माइनस 6e, तो मतलब यहाँ पर कहीं आएगा 6e और ये कितना है माइनस 12e। इसका मतलब अगर इस वेक्टर को एक्चुअली आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कार्टेशियन प्लेन में तो ये यहाँ आता। ठीक, अब आप एंगल कौन सा निकालना चाहते हो? x एक्सिस के साथ एंगल निकालना चाहते हो, निकाल लो। क्या होगा tan थीटा कहाँ है 45 हो जाएगा भैया। tan थीटा परपेंडिकुलर, सर इसका लेंथ कितना है 12e के बराबर और बेस कितना होगा 6e के बराबर। देखो ये बेस हो गया तो 12e अपॉन 6e, माइनस रखना चाहो तो माइनस रख लो, e से e कट गया दैट इज 2। tan थीटा बराबर क्या आ गया 2, तो थीटा कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 2। दिस इज योर एंगल। तो आप कह सकते हो क्या 2e को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो किससे मल्टीप्लाई होगा? दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 12e आ जाएगा और i के साथ जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका कंपोनेंट होता है, j के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है कंपोनेंट होता है कि y कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता तो y एक्सिस पर कहां नेगेटिव में है तो नेगेटिव कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट भी कंप्लीट कर लिया। डाइपोल मोमेंट का अब हम लोग एक्सियल और इक्विटोरियल पोजीशन को एक बार जल्दी से रिकैप लेंगे तो जनरल पोजीशन आपको बता दूंगा। नेट के ऊपर ये P2 R पॉजिटिव वाला वेक्टर। देखो P2 कौन है B और C पर रखे हुए चार्ज को मिला के बना रहे हैं। B और C में से पॉजिटिव चार्ज कहाँ रखा है B पर, तो B का पोजीशन वेक्टर कैसा लिखेंगे 2i कैप माइनस j कैप। ठीक है, और Q का कैसा लिख मतलब C पर रखे हुए का क्या होगा 3i कैप प्लस 3j कैप। दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया P2 आ गया।
इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस, क्योंकि एक माइनस एक पॉजिटिव है, दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और उनके बीच की दूरी, तो दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इट इज नॉट प्लेइंग अ रोल ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव, दिस इज द रीजन। ओके, आगे बढ़ा जाए। सर थोड़ा सा बढ़ा ठीक, और ये कहाँ से लगा है, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, ये फॉर्मूला हमने वेक्टर फॉर्म अलग से लिखवा दिया इसीलिए। आओ चलो आगे बढ़ा, नेक्स्ट स्लाइड कर दो। tan थीटा निकाल लिया, tan थीटा निकाल लिया, निकाल लोगे ना। अब देखो इसके बाद क्या हम लोगों ने पढ़ा, क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उसका डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम लोग पढ़ सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग रिकैप कर लेंगे। क्या सर, देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस, द फर्स्ट पोजीशन इज दैट इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन, और दूसरा क्या हो सकता है बेटा, इक्वेटोरियल पोजीशन। डेरिवेशन कल मैंने पहले इक्वेटोरियल में कराया था, फिर एक्सियल में कराया था, ध्यान रखना। दूसरा पोजीशन क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल। सर एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था उसके बारे में जरा बात करें तो यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज था, इससे कुछ डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, इसका सेंटर क्या है भाई, O है, O पर कोई चार्ज नहीं रखा गया। इस सेंटर O से जो डिस्टेंस है क्या, R, इस R डिस्टेंस पर इसी लाइन पर कोई एक पॉइंट P है जहां पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसका नाम क्या है A और इसका नाम क्या है B। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग को पता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द चार्ज, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। इसको हम लोगों ने E नेगेटिव बोला था, इसको मैंने बोला था कि E पॉजिटिव, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E नेगेटिव एंड E पॉजिटिव, तो E नेगेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, K Q अपॉन इनके बीच की दूरी। सर ये डिस्टेंस ऑलरेडी कितना है बेटा, ये L है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस L, कहाँ से, नेगेटिव चार्ज से, तो इसलिए ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर। सर इसी तरीके से E पॉजिटिव अगर हम लोग देखें तो वो कितना आ जाएगा, KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। सर चूंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट वेक्टर निकालने के लिए बड़े वेक्टर में से छोटे वाले को माइनस कर लेते हैं, तो मुझे क्या मिल जाता है बेटा, E नेट, दैट इज E पॉजिटिव माइनस E नेगेटिव, और इसका जो डायरेक्शन होगा हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, बड़े वेक्टर की तरफ होता है। तो इस तरीके से हमें जो E नेट मिला था, उस E नेट की जो वैल्यू है वो कैसे मिली थी, इन दोनों को माइनस करने पर मिला था, माइनस करने पर क्या मिल गया था, 2K PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस वाज द जनरल फॉर्मूला। इस जनरल फॉर्मूले को मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा था, कैसे लिखा था वेक्टर फॉर्म में बेटा, तो इन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन भी, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, तो B से A की तरफ होगा और इसका भी डायरेक्शन क्या है, पैरेलल है, तो मैं कह सकता हूँ क्या, कि इन वेक्टर फॉर्म P इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको हमें पता है E नेट की जो वैल्यू लिखनी थी वो हम लोगों ने कैसे लिख ली थी बेटा, 2KR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में लिख लो, इनको क्या कर सकते हो, P वेक्टर। देखो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे, ठीक। ये केस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, और ये आपको याद भी रखना होगा क्या, कि इन केस ऑफ axial condition, the dipole moment and electric field, net electric field are parallel, have the same direction, okay।
अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल केस का मतलब क्या होता है बेटा, कि अगर ऐसा हो तो कैसा हो, इफ L इज मच मच लेस देन R, मतलब क्या, ये दूरी R के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा बेटा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर विल बी लगभग इक्वल टू व्हाट, R स्क्वायर। मतलब क्या, L स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर L बहुत छोटा है R से, तो L स्क्वायर तो और भी छोटा होगा किससे, R स्क्वायर। इसलिए हम इन दोनों में से क्या कर सकते हैं, R स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं। तो ऐसे केस में जब बाहर निकालेंगे तो बताओ नेट वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो E नेट इज इक्वल टू 2k PR अपॉन R टू द पावर 4। R से R कट जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, 2k P अपॉन R क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला फॉर नेट वैल्यू। और इसी को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो क्या, E नेट इन दिस कंडीशन इज 2k P वेक्टर अपॉन R क्यूब। Please remember this formula, very important, direct questions has been asked on this formula। हाँ जी, इसमें जो L है सर वो A से O तक की है। हाँ, A से O तक की दूरी, और O से B तक की दूरी भी क्या है, L है, क्योंकि A से B तक की टोटल दूरी क्या है, 2L है। ये कंक्लूजन यहाँ पर ड्रॉ करना था। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने इक्वेटोरियल केस के बारे में बात किया था, तो मैंने बताया था क्या, कि अगर आपके पास यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, इससे कुछ दूरी पर दूसरा चार्ज है क्या, प्लस क्यू, इसका सेंटर क्या है, O, ठीक है। तो इस सेंटर पर अगर देखा जाए तो यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करोगे जो कि क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के केस में क्या हो जाएगा, किसी भी पॉइंट पर, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट P पर, जिसकी दूरी सेंटर से कितनी हो, R हो, ये डिस्टेंस ऑलरेडी कितना है, L, और ये दूरी भी कितना है, L है। तो इस पॉइंट पर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स होगा, इसकी वजह से क्या होगा, अवे होगा। और अगर यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो ये एंगल जितना है वही एंगल ये भी होगा, और वही एंगल ये भी होगा। इसके हम अगर देखा जाए तो ये कौन सा हो जाएगा, E पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, E नेगेटिव। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यूज देखो सेम टू सेम आएंगी। कैसे, E पॉजिटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ अपॉन R। R का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी वो कितनी है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर भी वही वैल्यू आ जाएगी, कौन सी, E नेगेटिव की वैल्यू। दोनों वैल्यूज क्या आ जाएंगे, सेम टू सेम आ रही है, ठीक। अब इनका दो कंपोनेंट ले लो, मैंने दो तरीके बताए थे, कंपोनेंट वाला तरीका। अगर इसका कंपोनेंट लोगे तो एक कंपोनेंट क्या आ जाएगा, E, इन दोनों को मैंने क्या मान लिया, E मान लिया। तो E का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, दैट इज आल्सो E sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या होगा, E cos थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, E cos थीटा। तो नेट वैल्यू जो आपकी यहाँ पर निकल के आती थी वो क्या आती है, 2E cos थीटा, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा, E नेट जो निकल के आएगा दैट इज 2, E की जगह क्या आ जाएगा बेटा, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा, L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन है वो देखो क्या है, माइनस Q से प्लस Q की तरफ किसका डायरेक्शन होता है, P का, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, उसके ऑपोजिट है। तो याद रखना डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, इसके ऑपोजिट। और यू कैन राइट द नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2QL को एक साथ कर लिया तो क्या बचेगा, KP अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2। दिस इज द नेट वैल्यू, और क्या कह सकते हैं, इन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। Hence we can write its vector form E equatorial, इसको क्या लिख सकते हैं, E equatorial vector is equals to K P वेक्टर, लेकिन कैसा, ऑपोजिट है तो माइनस लगा देंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2। फिर से यहाँ स्पेशल केस अगर हम लोग ले लिया जाए तो स्पेशल केस में क्या हो जाएगा, मान लो L जो है वो बहुत बहुत छोटा है किससे, R से, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, यहाँ से L और R में से L को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, E नेट की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, KP अपॉन R
क्यूब आ जाएगा. This is the magnitude, and if you want to write in vector form, तो E net vector or E equatorial vector is equals to KP vector upon R cube. ठीक है? इसमें नेगेटिव नहीं है. हाँ, नेगेटिव आएगा. ठीक. समझ में आ रही बात? अब देखो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो कि ये जो वैल्यू आई है और ये जो वैल्यू आई है, मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल में जो नेट वैल्यूज आ रही है, मैग्नीट्यूड की बात मैं कर रहा हूँ, दोनों की मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन है? तो आप नोट में यहाँ लिख सकते हो क्या कि E एक्सियल डिवाइडेड बाय E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, या फिर हम कह सकते हैं क्या कि एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है उतने ही दूरी पर जितने पर इक्वेटोरियल निकालना है, तो उन दोनों में ये रिलेशन होता है. ठीक है? तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है, प्रूव दैट द इक्वेटोरियल द इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल पोजीशन एंड एक्सियल पोजीशन हैज दिस रिलेशन. ओके, इन दैट पर्टिकुलर केस you have to decide कि whether you are going to solve all these things or you are going to use direct formula. This formula और relate इसको कर दो. Sir, कैसे decide करेंगे? It depends on marks. If it is asked in 2 marks, 1 marks, then you can directly using these two formula you can just divide or you will get the value. है ना? लेकिन अगर 5 नंबर में पूछ दिया गया, इसका मतलब क्या है? दोनों को डिराइव करके आपको निकालना है. ओके, ये नोट करना है आपको. नोट करिए. डेरिवेशन नोट्स करा सकते. बहुत इम्पोर्टेंट ये दोनों डेरिवेशन. अब देखो यार, डेरिवेशन में बहुत डिटेल नहीं गया हूँ मैं, शॉर्ट में निकाल दिया हूँ, और ये हमेशा याद होना चाहिए. मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ हम अलग से करें, क्योंकि नेट वैल्यू निकालने का फंडा यहाँ पर बेसिकली. मैं जनरल केस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फालतू में अपना मूड का खराब करोगे. अभी काम की बातें करते हैं. किसी दिन मूड खराब करने का मन हो तो मुझसे मिलो, संडे वनडे कर देंगे. मतलब किसी दिन अगर मन करे कि चलो कुछ सवाल करते हैं जेईई के, तो आ जाओ, बुला लो. आज शाम को आप आओगे तुम लोग? मैं सोच रहा हूँ पोटेंशियल बढ़ा दूँ. इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ाना चाह रहा हूँ. इलेक्ट्रिक करंट की पूरी वीडियो पढ़ी है, 1 शॉट में. ठीक है? नेक्स्ट वो इलेक्ट्रोस्टैट से ज़्यादा लेना देना उसका है नहीं कुछ. उसके बाद 2 घंटे क्लास आई होते सेम चीज़ में बात रहा होगा कथा की तरह. मतलब बच्चे देखते होंगे जो वीडियो देखते हैं वहाँ वाले, सर वही चीज़ एकदम सेम टू सेम लाइनें बोलते हैं. अगर रट गई है तो क्या करें? सेम चीज़ें नहीं आती. अब यार देखो बेटा, इसमें सवाल कैसे आएगा? डायरेक्ट सवाल आएगा, है ना? डायरेक्ट सवाल मतलब डायरेक्ट वैल्यूज दी गई होंगी, आंसर निकल आएगा. तो मैं इसमें भी सवाल नहीं करा रहा हूँ. सवाल डायरेक्टली आएगा, क्वेश्चन बेस्ड, मतलब फॉर्मूला बेस्ड. परेशान नहीं होना.
ये देखो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आप सभी लोग के पास मोबाइल फोन होगा बेटा, ऑनलाइन तुम लोगों के पास भी मोबाइल फोन होगा और आपके पास ये वाली बुकलेट पड़ी होगी जो मैंने पीडीएफ भेजी है ना, प्लीज ओपन। हो गया, ओपन हो गया। हो गया बेटा, नोट कर लिया? नोट ओपन करो बुकलेट। नहीं रहा है? ये वाला वो नहीं, उसमें तो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बताऊंगा, ये वाला सवाल सब करवा चुका हूँ। लास्ट में बुकलेट को ओपन करूंगा, जैसे मैं दिखाऊंगा ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ठीक कर दूंगा, अभी रुक जाओ, अभी बस लोगों को बता रहा हूँ। बुकलेट ओपन हो गया, पेज नंबर 21 20, पेज नंबर 20 ओपन करो। खुला है पेज नंबर 20? और देखो उसमें न्यूमेरिकल टाइप 1 लिखा है, बेस्ड ऑन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, और न्यूमेरिकल टाइप 2 बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ फील्ड। ये दो क्वेश्चन देख लो पेज नंबर 20 एंड 21 पर। जितने लोगों के पास नहीं है बुकलेट अभी देख लें, पेज नंबर 20 एंड 21 पर ये दो टाइप के क्वेश्चन है। इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में बताऊंगा यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, फिलहाल आपको पता होना चाहिए एट पेज नंबर 20 कौन सा बुकलेट पीडीएफ जो मैंने दिया है, और पेज नंबर 21। दीज क्वेश्चंस आर योर होमवर्क, और उसको मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी कई सारे करे, अभी एक दो सवाल इसमें से करूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन देखो क्या है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द चार्ज एट पॉइंट O। पॉइंट O पर क्या बताना है आपको, चार्ज बताना है, ठीक है। फाइंड द चार्ज एट पॉइंट O if the electric field at A is 0 as shown in figure। कब, if the electric field is 0 at point A, किसमें, ये डायग्राम आपके पास दिया गया है। डायग्राम क्या है, दिस इज अ पॉइंट O, यहाँ से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है जिसका नाम है क्या, A।
यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट यहाँ पर इसका नाम है सी, और ये पॉइंट है जिसका नाम है क्या, बी। अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ और इसको यहाँ से मिला दूँ तो दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री गिवन। यहाँ पर चार्ज रखा है -2q, यहाँ पर चार्ज रखा है -2q, और ये दूरी दी हुई है क्या 3a, ये डिस्टेंस दिया गया है a, और ये डिस्टेंस दिया गया है a। ठीक है, कुछ ऐसे सी कहानी है। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द चार्ज एट पॉइंट O। O पर मुझे कितना चार्ज रखना चाहिए, O पर कितना चार्ज रखना चाहिए सर, आई डोंट नो, लेट्स सपोज कैपिटल Q दैट इज एन अननोन क्वांटिटी। और कैसा रखना चाहिए, मतलब नेचर भी पता हो, ताकि यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो वो क्या हो जाए, 0। ठीक, अब जरा सोचो, हम लोग नेट इक्विलिब्रियम वाला केस डिस्कस करते थे ना, इक्विलिब्रियम कब अचीव होता था, जब नेट फोर्स 0 होता था। अब देखो यहाँ पर नेट वैल्यू 0 कब होगी, जब हम पॉजिटिव है, वो सब छोड़ दो, जब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रेजेंट है उसका इक्वल एंड ऑपोजिट फील्ड उसके ऑपोजिट प्रेजेंट हो जाए। ये तो करना है यार हमें। कहीं पर भी कोई चीज 0 है, मैं करोड़पति हूँ और मुझे भिखारी बनाने के लिए क्या करोगे तुम, 1 करोड़ चुरा, जितना है मेरे पास उतना वापस कर दो। समझ में आ रही है, जितना प्रेजेंट है उसका इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक सर, अभी मुझे नहीं पता कितना प्रेजेंट है, इसके बारे में कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं, जिसके बारे में पता उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालने की कोशिश करते हैं। सर व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो कितने चार्जेस हैं, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, और एक चार्ज ये हो सकता है, मतलब अभी ये प्रेजेंट नहीं है। तो ये दोनों चार्ज यहाँ पर कितना फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो बताओ, ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, बोलो यार, टुवर्ड द चार्ज होगा कि नहीं होगा, बताओ। क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसकी वजह से जो फील्ड होगा उसका नाम क्या रख दिया मैंने, EC। सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EC, K Q अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, a स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन आपने मैन्युअली रिप्रेजेंट कर दिया। सर B पर रखे हुए चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, सर वो भी फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। इसका नाम मैं क्या रख सकता हूँ, EB। इसकी वैल्यू कितनी होगी, K Q बाई R स्क्वायर। सर दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है, लेट सपोज दोनों की वैल्यूज कितनी कितनी हो गई, EE हो गई, है ना। अब जरा याद करो तुम, इन दोनों के बीच का कंबाइंड टोटल एंगल कितना है, 120, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। मतलब अगर किसी एक पॉइंट पर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर 120 डिग्री पर काम करेंगे तो उसका रिजल्टेंट कहां से जाएगा बेटा, एंगल बाई सेक्टर से जाएगा। बात नंबर 1। दूसरी बात, इसके नेट की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों का नेट वैल्यू कितना होगा, उन्हीं के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ये भी बात मैंने करी थी। तो आप कैसे लिखोगे, चूंकि EB and EC are at 120 degree and having magnitude equal, then its resultant, आप इसको EBC भी बोल सकते हो, will be equal to the magnitude of EB and EC, that is E, that is 2KQ by A square, है ना, and will be in the direction from A to O। इतना रिप्रेजेंट कर दिया। अब इतना काम तुम्हारा क्या कर दिया, बड़ा सा काम छोटा कर दिया। बड़ा सा काम छोटा करने का मतलब क्या, अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो आपको E नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता, अंडर रूट करना पड़ता। क्या, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 120 डिग्री, फिर सॉल्व करते। तो उससे अच्छा हमने क्या कर लिया, यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से। सर cos 120 डिग्री करेंगे, cos 120 पर पुट करेंगे, क्या है भैया, सर रिजल्टेंट क्या है ना, इसलिए लिख जाएगा। मैं दो वेक्टर का रिजल्टेंट पूछा, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 120, तो उनका रिजल्टेंट 60 से जाएगा। तो रिजल्टेंट तो निकाल रहे हो अभी, tan फाई निकालोगे तब वो 60 डिग्री आएगा ना बेटा। ठीक, इतना काम हो गया। अब ये तुम्हें पता चल गया A पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इतना है। ये दोनों खत्म, इनका काम खत्म हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट निकल चुका है। वो किधर की तरफ काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में।
तो यहां पर कैसा चार्ज रखा जाए ताकि इसके ऑपोजिट फील्ड प्रोड्यूस कर सके? फिर से सुनो मेरी बात। पॉइंट O पर कैसा चार्ज रखा जाए ताकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सके? मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करवाना है बेटा? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? O वाला चार्ज। यानी कि O वाले पर चार्ज कैसा होना चाहिए? ये इट मस्ट बी पॉजिटिव। O मस्ट बी पॉजिटिव, है ना? अब O की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तुम कहोगे सर EO की वैल्यू क्या हो जाएगी? K Q अपॉन 3A का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कितना है बेटा? 3A। ऑपोजिट तो है क्योंकि ये पॉजिटिव है, और अब यहाँ पर नेट जीरो होगा तो क्या होगा? फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट A टू बी जीरो, E कौन? ये वाला, इसे हम कह सकते हैं EBC, है ना? EBC must be equal to what? E that is produced by O, है ना? तो EO की वैल्यू क्या है? K Q by 3A का होल स्क्वायर must be equals to what? K 2Q by A स्क्वायर। EBC की वैल्यू तो E के बराबर ही है, तो क्या हो जाएगा? K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? Q अपॉन 9A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2Q अपॉन A स्क्वायर। A स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो Q की वैल्यू क्या हो गया? 18Q के बराबर। ये मैग्नीट्यूड आया, हम कह सकते हैं हेंस Q मस्ट बी प्लस 18, दैट इज योर आंसर। समझ पा रहे हो? कॉन्सेप्ट कैसे लगा रहे हैं, समझ में आ रहा है? दिस इज द केस। क्या करना है? कहीं पर नेट करना है तो पहले तो पता तो होना चाहिए भाई क्या है, कौन कौन से फोर्सेस वहां प्रेजेंट है, कौन कौन से फील्ड वहां प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आपने नेट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, नोट कर दो। हो गया नो? हाँ, 10 बजे तक है, तो 10:30 से 12:30 आएंगे। हाँ, कितने बजे? 9:30 से चलो।
बाद के सवाल तुम्हारे लिए आसान है, सिंपल सवाल है, इक्विलिब्रियम पर भी बेस्ड है। क्या क्वेश्चन समझ जाओ, करना फिर से नहीं आएगा फिर पूछना यार, है ना। कहने का मतलब क्वेश्चन समझो, नोट ना करो, समझो बस। क्वेश्चन नंबर 2 इसका है, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है टू चार्जेस of +10 microcoulomb and +40 microcoulomb respectively are placed at 12 centimeter apart। मतलब दो चार्जेस हैं, अब तुम लोग मुझे जवाब दोगे यार, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग सही आंसर दोगे। This is 10 microcoulomb and this is another +40 microcoulomb and both are separated by some distance having its value that is 12 centimeter। Okay, this is the distance। कह रहा है क्या, find the position of the point where the electric field is 0। सेम क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करने को मिलता था क्या, यहाँ पर जब मैंने बताया था कि यहाँ पर +Q1 चार्ज अगर है और दूसरा +Q2 चार्ज है, तो यहाँ पर क्या निकालना होता था, फाइंड द पोजीशन वेयर a third charge shall be placed to be in equilibrium। यही क्वेश्चन तो होता था ना यार, कि इसके बीच में कौन सा चार्ज, देखो जब दोनों पॉजिटिव होते तो इन बिटवीन ही मिलता है ना, तो कौन सा मतलब कहाँ पर रखा है चार्ज ताकि वो इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या, वहां पर नेट फोर्स 0 होना। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यार, कि वो पॉइंट बताओ जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा तो क्या होगा, उस पॉइंट पर अगर Q चार्ज रख दिया जाए तो उस पर फोर्स कितना लगेगा नेट, तुम कहोगे सर Q इंटू ई नेट, ये तो फॉर्मूला पढ़ा अभी। तो सर Q तो रखा है लेकिन ई नेट 0 है, तो नेट फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये वही पॉइंट है जहां पर हम लोग कोई तीसरा चार्ज रखते थे और नेट फोर्स यहाँ 0 करते थे। बोलो वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेट फील्ड 0 हो जाएगा। ओके, तो लेट्स सपोज this point is O, I don't know what is the position, so we can say यहाँ से ये पोजीशन कितना होगा x, ये कितना हो जाएगा r minus x। बताओ ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी बस फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इसका नाम A रख दिया तो इसका फील्ड का नाम क्या हो गया EA, और ये B पॉइंट है तो इसकी वजह से फील्ड क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, दैट इज EB। तो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, तो ये विल से सर EB माइनस EA, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर लेंगे, वो क्या हो जाए, वो सर 0 हो जाए। इसका मतलब क्या है, EB और EA क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा भाई। या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए EB और EA क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सर EB कितना होगा, इसकी वजह से तो इस पर चार्ज कितना है, ये इसको हम थोड़ी देर के लिए Q2 मानते हैं, तो क्या हो जाएगा K Q2 अपॉन R माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 अपॉन x स्क्वायर। K से K कैंसिल आउट हो गया, समझे। फिर से वही फॉर्मूला आ गया क्या, x अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 बाई Q2। याद है, सेम चीज आता है, निकल आएगा कि निकल आएगा, मैं करवा नहीं रहा हूँ सवाल, मतलब करवा दिया पूछा गया है, नोट नहीं कर सकता, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, देखो रिकॉर्डिंग में है, देख लेना, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन द गिवन फिगर 3 identical charges each of magnitude q are situated at the corner of an equilateral triangle, find the electric field intensity at point O। भाई साहब ये सवाल तुम डायरेक्ट आंसर दोगे मुझे, हम नहीं दिए तो मतलब थोड़ा सा पानी बचा है मेरे पास, डूब मरो उसको। A B C, ठीक है। यहाँ पर भी चार्ज कितना है, आइडेंटिकल है, मतलब सबके सब या तो प्लस क्यू है या तो माइनस क्यू है। और इसका सेंटर भाई साहब, सेंटर सर दिस इज द सेंटर, हाँ सेंट्रोइड। नेट फोर्स कितना, नेट फील्ड कितना होगा यहाँ पर, 0। क्यों भाई, ये पॉजिटिव है तो ये किधर फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इधर। ये वाला किधर प्रोड्यूस करेगा, इधर। और ये वाला किधर प्रोड्यूस करेगा, इधर। इसके बीच का एंगल कितना है, 120। नेट वैल्यू कितनी, नहीं करा होगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या, नहीं ये लिखना नहीं है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है सर, ये दो फोर्स है,
दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ई हैं, इनका रिजल्टेंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ई के बराबर ये दोनों ऑपोजिट है, इसकी नेट वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट यू हैव टू प्रूव, और ये मैं करवा चुका हूँ, इसके बार बार नहीं करवाता हूँ, ठीक। दैट इज अ टाइम वेस्ट। एक सवाल और, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है लिक्विड ड्रॉप हैविंग 6 एक्सेस इलेक्ट्रॉन is kept stationary under a uniform electric field of 22.5 kilovolt per meter. The density of the liquid is given. Then find the radius of the drop. केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, एटलीस्ट सुना होगा। मिलिकन एक्सपेरिमेंट सुना होगा, जहाँ पर हम लोग चार्ज मास रेशियो निकालते थे, Q upon m रेशियो। नहीं सुना है? कोई बात नहीं, अब सुनो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या, कह रहा अब लिक्विड ड्रॉप मतलब क्या, आपके पास ये लिक्विड का एक ड्रॉप, ओके सर, दिस ड्रॉप मस्ट हैव सम मास, लेकिन इसका मास किसके बराबर होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सर डेंसिटी इज गिवन, तो वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r³ इनटू रो। हाँ सर, दिस इज द मास, ओके सर, इफ इट इज अ मास then definitely its weight will be in downward direction. Okay. क्वेश्चन कह रहा है क्या कि it is kept stationary under the uniform electric field. मतलब क्या है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव वो रखा जाए और यहाँ पर नेगेटिव रखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये कैसे डिसाइड होगा, तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय, कह रहा 6 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब चार्ज कैसा होगा इस पर, -6e, बोलो यार। और किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने बताया था कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स किधर लगता है, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जरा सोचो, अगर फील्ड ऊपर की तरफ होगा तो फील्ड की वजह से फोर्स Q × E किधर लग जाएगा, नीचे लग जाएगा। सर नीचे लग जाएगा तो mg भी नीचे, QE भी नीचे, क्या स्टेशनरी रह सकता है, नहीं, that will not be in equilibrium. It means what? The direction of field must be in downward direction. So downward direction के लिए ये तो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, ये सब के सब क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और ऊपर वाले क्या हो जाना चाहिए बेटा, ये पॉजिटिव प्लेट होनी चाहिए। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इसका फोर्स ये जो है नीचे ना लगकर किधर लगेगा, ऊपर की तरफ Q × E, और ये क्या है, स्टेशनरी है। सर अगर ये स्टेशनरी है तो स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ भाई, Q × E मस्ट बी इक्वल्स टू mg, मतलब mg के बराबर हो जाएगा। सर चार्ज दिया है, हाँ दिया है, किसके बराबर, -6 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दैट इज आल्सो गिवन, ये भी दिया हुआ, मास नहीं दिया हुआ, g दिया हुआ है, तो m कैन बी रिटन एज QE upon g लिख सकते हैं। हाँ, अगर कभी मास आपसे पूछे तो आपका यही आंसर हो जाएगा, बट आपसे क्या पूछता है, फाइंड द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। मास पता चल जाएगा, डेंसिटी पता है तो रेडियस नहीं पता चल जाएगा क्या, बोलो। दिस इज द केस, समझना है सवाल को। अगला सवाल बता दो। हाँ, क्यों नहीं आ सकते हैं, नहीं बेटा, ये सब देखो मैं बताऊं तुम लोगों को, अगर तुम्हें क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, दे आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड, दे आर जस्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। और मेरा यकीन करो, मैं बार बार कहता हूँ, है ना, जैसे वो नहीं होते हैं मतलब अलग अलग धर्म के प्रचारक, मेरा यकीन कर बच्चा तो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन तुम सच में बताऊं तो जितने क्वेश्चन तुम लगाओगे, अलग अलग बुक से लगाओगे, तुम एक बुक लगाओगे, 2 बुक लगाओगे, मैंने 10वीं बुक का कंपाइलेशन किया है, तो वो क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखता हूँ। बात नंबर 1, तुम 1 साल पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो, मैं 6 सालों से पढ़ा रहा हूँ, बच्चों का रिजल्ट भी आ चुका है, तो मुझे पता है कौन सवाल आने वाला है, कौन सा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो उसके बिहाफ पर मैं तुम लोग को यहाँ क्वेश्चंस देता हूँ, उसी के बिहाफ पर मैं क्वेश्चंस लगवाता हूँ। तो केवल और केवल तुम्हें करना क्या है, जितने क्वेश्चंस मैं क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ और जितना होमवर्क दे रहा हूँ, उतने क्वेश्चंस तुम 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार लगा सकते हो लगाओ, लेकिन लगाना पड़ेगा। उसके लिए मिनिमम 2 घंटे 2 आवर्स पर डे फिजिक्स को डेडिकेट करना पड़ेगा। अब तुम रोना शुरू कर दोगे, सर अदर सब्जेक्ट्स का क्या होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर चाहते हो फिजिक्स आ जाए तुम्हें और अच्छे से आ जाए, तो दिस इज द ओनली वे, और कोई तरीका नहीं है फिजिक्स को आने का। जितना ज्यादा लगाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक चैप्टर के बाद आफ्टर दिस चैप्टर यू विल फील एवरीथिंग इजी। व्हाई?
बिकॉज इसमें इसीलिए टाइम भी लगता है, इसीलिए मैं टाइम दे रहा हूँ, इसीलिए क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बाकी आप करने लगोगे। अब यार मैं कल बता रहा हूँ, एक बच्चे का सर ये लिखा था √2a + a बराबर √3a, बताओ कहाँ से ये सही है ना? ऐसे केस में मतलब फिजिक्स का टीचर सच में छोटे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएगा। अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? दिस इज योर फॉल्ट, यू हैव टू इम्प्रूव इट। ये चीजें मैं ये बता सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो तुम्हारे लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? आपको जो मैंने पढ़ाया उसके नोट्स में बनवा रहा हूँ, आप नोट्स से जाके घर पे रिवाइज करो, जो छूटा है उसे कंप्लीट करो। दूसरा, आपके पास वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, कुछ नहीं तो वीडियो लेक्चर्स उठाओ, है ना? स्पीड बढ़ाओ कितना, 1.25 या 1.5 स्पीड में, ठीक? और जहां जहां पर नोट करने वाला टाइम बीच बीच में गया था उसको ऐसे ऐसे करके भगा दो। मैक्सिमम एक वीडियो तुम्हारा 40 मिनट में फिनिश हो जाएगा, 1.5 घंटे का वीडियो 40 मिनट में। 40 मिनट में सेम टॉपिक फिर से रिवीजन कर सकते हो, लेकिन जब वीडियो लेक्चर से रिवीजन करो तो अपने नोट सामने रखो। अच्छा ये बोल रहे हैं सर हाँ यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, भाई तुम्हारे पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज के 2 साल पहले सारे ऑप्शंस नहीं थे, बच्चों के पास केवल एक ही ऑप्शन था, वो क्लास नोट्स था और कुछ नहीं। दूसरा मैं था कि वापस आके यहाँ पूछते। अब तो तुम्हारे पास, अगर मैंने तुम्हें होमवर्क दे दिया, मैंने तुम्हें फ्री कर दिया है कि यू कैन कंप्लीट योर होमवर्क फ्रॉम एनीवेयर, लाइक फ्रॉम गूगल, फ्रॉम एनी बुक, फ्रॉम टीचर हेल्प, किसी के हेल्प से कर दो। वजह क्या है? क्योंकि आपको करने आना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि बस छाप लो, वो मत करना। अगर ऐसा करना पड़े तो मत करना, मतलब मैं कह रहा हूँ मत करना। क्यों? क्योंकि छापने में तुम 1 घंटा वेस्ट करोगे, तो उससे बेटर है कि छापो नहीं, एक सवाल करो, लेकिन एक ही सवाल को 1 दे दो, कोई बात नहीं, छापना नहीं। हाँ, कहीं से दिख रहा है, कोई सॉल्यूशन आपको दिखा, उससे समझ में आ रहा है, डेफिनेटली डू इट। समझ आ रही मेरी बात? दीज आर द ऑप्शंस, उसको बार बार चैनलाइज करो, बार बार रिवाइज करो, तो आपको ये चीजें आएंगी। मत पढ़ो एक भी, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन आउटसाइड फ्रॉम द लेक्चर्स। एक क्वेश्चन में बाहर से करने के लिए नहीं कह रहा। और अगर नहीं आए उसके बाद भी, मतलब कि तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स खराब आ जाए, बोर्ड की बात कर रहा हूँ, स्कूल एग्जाम पे मत आ जाना पैसा लेने, तो मुझसे पैसा वापस ले लेना फिजिक्स का, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। और जब तक तुम ट्रस्ट करके एक सोर्स पर रिलाई नहीं करोगे, क्योंकि देखो होता क्या, सोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हमारे पास है आज के टाइम पे। तुम्हारे पास मतलब अगर तुम गूगल पे ऐसे डालोगे क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल, हजारों साइट खुल के आ जाएंगी, किस पर कुछ अलग दिया होगा, किस पर कुछ अलग दिया होगा, किस पर कुछ बढ़िया बढ़िया डायग्राम बना होगा, तुम उस पर मोहित हो गए कि नहीं ये वाला ज़्यादा अच्छा है। अलग कुछ नहीं बताएगा, वो भी बताएगा अरेंजमेंट ऑफ 2 चार्जेस, वो तुम्हें बस अच्छा लगेगा, लेकिन तुम्हें कुछ आएगा नहीं। तो प्लीज़ रिलाई ऑन वन सोर्स, रिवाइज अगेन एंड अगेन एंड अगेन, वहीं से आएगा आपको ये सब चीज़, और कोई तरीका नहीं है इसका, और आराम से आएगा। मैं कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है? आज जल्दी छोड़ूंगा थोड़ा सा, इसके बाद क्लास है क्या तुम? ठीक है, तो आज जाओ, बच्चे भी थोड़े कम आए हैं, क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए, क्वेश्चंस आपने करने होंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। हाँ, बस गॉस थ्योरम बचा है, अगली क्लास में मैं उसे कंप्लीट करवाऊंगा। हाँ, टॉर्क बेटा मैं पोटेंशियल पढ़ाने की बात कराऊंगा, क्योंकि टॉर्क वहाँ कब आएगा, टॉर्क भी आएगा, वर्क डन आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा, तीनों चीज़ें एक साथ हैं, इसलिए मैं आगे पढ़ाऊंगा। बेटा यू मे लीव क्लास नाउ ऑनलाइन, एनी डाउट्स? No.